Hello dear students, so today again we are going to continue this topic of electrochemistry. This is a big topic, okay? So आज हम स्टार्ट करने, लास्ट क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसका न्यूमेरिकल्स भी देखा था. आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक को. उसमें हम कैसे गैल्वेनिक सेल में हमको वर्क डन अचीव होगा वो देखेंगे. ओके, मीन्स कैसे वर्किंग होती है उसकी वो देखेंगे. तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा. आई नो थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट येट कवर्ड. इसके बाद का हमारा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ही होने वाला है, पर थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लो थर्मोडायनेमिक्स का. उसके बाद अगर थर्मोडायनेमिक्स का जो पॉइंट है वो नहीं समझा तो वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर होने ही वाला है. ओके, बट यहाँ उसका जितना यूज है उस पॉइंट का वो उतना सा समझने की कोशिश करो. राइट? सो यहाँ पर हेडिंग ही है, स्टार्ट हो रही है थर्मोडायनेमिक्स से. सो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल मीन्स क्या एनर्जी लगेगी फॉर वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल. ओके, तो गिब्स एनर्जी, गिब्स साइंटिस्ट ने फ्री एनर्जी का कंसेप्ट निकाला था थर्मोडायनेमिक्स में. तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है फॉर दिस थर्मोकेमिकल रिएक्शंस. तो गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल. ओके, तो गिब्स एनर्जी ने क्या दिया कि कैसे एक वर्क होगा, मतलब कैसे एक केमिकल रिएक्शन होगी और वो रिएक्शन होने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी और कौन वो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी, ये चीज गिब्स ने बताई थी. ओके, इसलिए उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. इसलिए ये टॉपिक का नाम भी आया है गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल. तो यहाँ पर हम जब कोई एक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं या एक सेल कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, और एक रिएक्शन हो रही है मतलब कि वर्क हो रहा है. तो वो वर्क होने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, हमको चार्ज अप्लाई करना पड़ रहा है. उसके वजह से क्या हो रहा है, सेल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है. ठीक है, सेल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है. तो ये दोनों जो कंडीशन है कि हम कुछ चार्ज पास कर रहे हैं उससे सेल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि कुछ वर्क हो रहा है. हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है. ओके, इसीलिए ये रिलेशन ऐसा आया है कि इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इनटू सेल पोटेंशियल. कुछ चार्ज को पास करने के बाद इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेल पोटेंशियल डेवलप होता है, वो उन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा. उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वर्क कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, तो ये एक पॉइंट. दूसरा कि वी नो दैट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज फैराडे, है ना. इतने बार हमने इसके पहले भी देखा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे, इसके पहले भी देखा था स्टार्टिंग में. तो अगर n मोल्स है, फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पास्ड कितना हो जाएगा, NF, है ना. हमको अगर पता नहीं है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और हमने उसको n कंसिडर किया तो कितने मोल्स ऑफ कितना कूलम हो जाएगा, NF कूलम हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है हम उसको फिर किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, NF से. ये अमाउंट ऑफ चार्ज पास कितना हो जाएगा, फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू एफ कूलम्स ऑफ चार्ज इज पास. और सेल पोटेंशियल को हम E सेल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो गिब्स फ्री एनर्जी जो है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा G से. और माइनस डेल्टा G इसलिए यूज कर रहे हैं, टर्म नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि वर्क हो रहा है, स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत सारी होती है, तो वर्क इज डन. ओके, तो दिस इज द कंडीशन फॉर वर्क डन कि ये नेगेटिव होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव. ओके, देखो यहाँ पर गिब्स कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी. ओके, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी हो रहा है, मतलब जो फ्री एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास प्रोड्यूस रहती है वो क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, इसीलिए माइनस साइन. ओके, इसीलिए बोल रहे गिब्स फ्री एनर्जी, देयर इज अ डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी. क्यों डिक्रीज, बिकॉज जो रिएक्टेंट रहते हैं उनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, वो क्या हो रही है, कंज्यूम होती जा रही है, मतलब कम कम होती जा रही है, इसीलिए डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इसीलिए नेगेटिव साइन आया. ओके, so minus delta G of the cell reaction is nothing but your electrical work equal to minus delta G. तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हमने निकाला था NF into E cell will become equal to minus delta G equal to NF E cell.
ओके और हम ये नेगेटिव साइन को इधर कर देंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन लगा देंगे मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इट विल बिकम डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ओके तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी वर्क होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का ये फॉर्मूला है माइनस NFE नॉट सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और दूसरी बात हमसे ये इन्फ्रेंस निकलता है इससे कि E नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब I से स्टार्ट हो रहा है तो इसका हिंट यही बता देती हूँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके उसका मीनिंग होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड डेल्टा जी नॉट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज इट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो डेल्टा जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब हम क्या बोलेंगे इट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस। ये कैसे, तो इसको देखने के लिए देखो अगर हमने क्या किया इसको चेंज किया ये इक्वेशन को, हमारा इक्वेशन था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ठीक है तो हमको पता लगाना है कि E नॉट सेल जो है वो इंटेंसिव है क्या, तो उसके लिए हमने E नॉट सेल इस साइड किया लेफ्ट हैंड साइड में और डेल्टा जी नॉट अपॉन NF किया। ये पूरी टर्म को हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है डिवाइड और मल्टीप्लाई, ओके डिवाइड बोलना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ओके ठीक है मल्टीप्लाई ओनली, ये ट्वाइस हो जाएगा तो इसका ट्वाइस इधर आ गया। ओके दोनों भी साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, यहाँ से राइट और लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 और इसका 2 इधर आ गया तो दोनों कैंसल आउट होकर क्या हो गया माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन NF। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 द टर्म डबल्स एंड कैंसल आउट। ओके टर्म डबल भी हो जाती है और कैंसल आउट भी हो जाती है, मतलब कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड हेंस इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके तो ये टर्म डबल होने के बाद में वापस कैंसल आउट हो जाती है, मतलब NF जो है वो जैसे पहले था वो वैसे ही रह जाता है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड हेंस इट इज इंटेंसिव। ओके तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि E नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी नॉट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको किससे याद रखेंगे या फिर किससे ख्याल में रखेंगे, इसके फॉर्मूले के थ्रू। ओके इसके बाद में एक नोट है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ओके इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज डेल्टा जी इज N माइनस NFE सेल, E सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ रिएक्शन इफ इट इज स्पॉन्टेनियस। पर इसके लिए जो E सेल है, ये जो E सेल है ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर अ रिएक्शन इफ इट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब खुद की एनर्जी यूज करके अगर रिएक्शन फ्लो हो जा रही है अपने आप से, तो उसके लिए E सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके वो कैलकुलेशन से हमको वैल्यू आएगी। ठीक है तो कैलकुलेशन से E सेल जो हम निकालते थे वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन खुद से हो जाएगी। ओके एक्स्ट्रा एनर्जी हमको नहीं देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। सो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते थे फॉर वीक एसिड और वीक बेस, पर यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस नहीं है, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब एक रिएक्शन होगी तो उसका एक इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर हम कौन से रिएक्शंस फॉलो कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले ग्राफ से समझ लेते हैं उसको कि अगर जिंक है फॉर एग्जांपल और कॉपर है, रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर है और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या है, जिंक। ठीक है तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस होगा। तो जब दोनों साइमल्टेनियस होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो एक पॉइंट आएगा उनका जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होगी, तो दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब उस पॉइंट पे क्या होने वाला है, रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। तो दैट पॉइंट जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट।
ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम K से डिनोट कर रहे हैं। इसके लिए हमको ये वाला पार्ट स्टडी करना है कि कैसे स्टैंडर्ड स्टेट पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड है। ओके, सो द रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय गिव्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल का हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था माइनस डेल्टा जी इक्वल टू NF E0 सेल। ओके, और दूसरा रिलेशन हमको थर्मोडायनामिक्स से डायरेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसका लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है कि गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस RT ln of K। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज गिवन इन थर्मोडायनामिक्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का गिव्स फ्री एनर्जी से क्या रिलेशन है, ये हम लोग डायरेक्ट थर्मोडायनामिकल टर्म है, इसलिए उस चैप्टर से ही ले रहे हैं। सो चेंज मतलब डेल्टा, सो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस RT ln of K। ओके, सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स टॉपिक। तो इन दोनों को हम जब देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, तो कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस NF E0 सेल इक्वल टू माइनस RT ln of K। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, हमको सेल पोटेंशियल चाहिए, तो E0 सेल इक्वल टू RT अपॉन NF ln of K। ओके, और फिर बाद में ln हटाने के लिए हमारे पास कन्वर्टिंग फैक्टर क्या होता है, 2.303 अपॉन NF इंटू लॉग टू द बेस 10 K। ओके, इक्वल टू, इसको हम जो है कांस्टेंट टर्म है ये, R क्या है 8.314, हमने पहले भी देखा था, R इज 8.314, टेम्परेचर इज 298 केल्विन और F क्या होता है 96500 कूलम। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमको इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना वैल्यू होता है 0.0592, एंड डिपेंड करेगा कौन सा रिएक्शन ले रहे हैं, लॉग टू द बेस 10 K। K इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। E0 सेल का अगर रिएक्शन में क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है 0.0592 बाय n लॉग टू द बेस 10 K। और अगर इसमें टेम्परेचर कंडीशन गिवन रही तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग टू द बेस 10 K। ओके, सो दोनों फॉर्मूलेस ध्यान में रखने हैं अगर पूछेंगे तो क्वेश्चंस में। ओके, तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेल रिएक्शन। देखो, क्वेश्चन सबसे पहले स्टडी कर लेना है हमको कि हमको क्या पूछ रहे हैं और क्या गिवन है। हमको क्या पूछ रहे हैं, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज पूछा है, मतलब कि हमको डेल्टा जी पूछ रहे हैं, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के पूछ रहे हैं, एंड सेल 25 डिग्री सेल्सियस है और रिएक्शन गिवन है। और क्या गिवन है, E0 सेल ऑफ कैडमियम गिवन है एंड E0 ऑफ स्टैनस गिवन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सेल भी बोला है। तो हम क्या करते थे, इसके पहले भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए इस टाइप के, जिसमें ये सेल रिएक्शन गिवन है, उससे हम फॉर्मूला लिखेंगे सेल का। तो सेल रिएक्शन क्या था, कैडमियम प्लस स्टैनस गिविंग यू कैडमियम आयन प्लस स्टैनस इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो कन्वर्जिंग फैक्टर यहीं से हमको n मिल सकता है कि 2 प्लस आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू हम डायरेक्ट 2 लिख लेंगे, है ना। 2 पॉजिटिव से कैडमियम भी 2 पॉजिटिव हो रहा है, मतलब n की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। और फिर बाद में देखो, कैडमियम सॉलिड है और उसको एक्वियस फॉर्म में जाके Cd2 प्लस हो रहा है, मतलब 0 से 2 प्लस हो रहा है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, एनोड पे क्या होगा, कैडमियम होगा, जहां उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसका, 0 से 2 प्लस हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एनोड, जो हम लेफ्ट हैंड साइड रखने वाले फॉर्मूला में। इसके बाद में स्टैनस का देखो, Sn2 प्लस से 2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और Sn सॉलिड हो रहा है मतलब 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये कहाँ रहने वाला है, कैथोड में, तो राइट हैंड साइड पे। तो रिएक्शन को देख के हमने सेल का फॉर्मूला निकाल लिया है कि एनोड पे क्या है और कैथोड पे क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज के बनाकर लेफ्ट हैंड साइड में कैडमियम सॉलिड डिप्ड इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन,
सॉल्ट ब्रिज और फिर बाद में स्टैनस डिप्ड इन स्टैनस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वियस कंडीशन। ये हमको लिखते आ गया, 1 मार्क हमको इस पे मिल जाएगा। हमने सेल फॉर्मूला लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिसाइड करनी थी हमको। इसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग सेल पोटेंशियल गिवन है। तो हमको क्या निकालना होता है हमेशा, ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो कैथोड का हम देखेंगे, कैथोड का रिएक्शन क्या है हमारा स्टैनस का, और स्टैनस रिडक्शन ही दे रहा है तो उसकी वैल्यू वैसी की वैसी ही ले लेंगे। कितनी वैल्यू गिवन है, माइनस 0.136, तो हमने वैल्यू ले ली माइनस 0.136। अब इसका जो है माइनस 0.403, ठीक है, कैडमियम का, उसकी भी वैल्यू ले लेना है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो माइनस 0.403, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस कितना आएगा वैल्यू, 0.267 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों का भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेके हमने ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद में फॉर्मूले में से एन हमको पता है 2 है, एफ क्या है 96500 कूलम है, और ई नॉट सेल हमने निकाल लिया है। तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी, सब वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके देखना है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में ई नॉट सेल जो है इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था 0.0592 बाय एन इंटू लॉग टू द बेस 10 के। अब हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है तो ये फॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे। तो बाकी सब वैल्यूज पुट कर देंगे फिर फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10 ई नॉट सेल की वैल्यू आई 0.267, एन की वैल्यू 2 थी, और ये नीचे आ जाएगा 0.0592। इसको कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.0203। अब ये लॉग है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाउंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर एंटी लॉग हो जाएगा 9.0203 का। एंटी लॉग में क्या करते हैं, जो पॉइंट के इस साइड होता है उसको पावर में डाल देते हैं, और एंटी लॉग ऑफ 0.2 क्या है, 1.05। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखो, जैसे क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। प्लैटिनम, ओके, इलेक्ट्रोड है, उसमें Cl2 क्या फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा, ओके। उसका एटमॉस्फेयर गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर, और HCl है 0.01 मोलर, ठीक है। और EMF ऑफ सेल Cl2 से ट्वाइस Cl माइनस हो रहा है, उसका 1.36 वोल्ट उसका EMF का वैल्यू, स्टैंडर्ड EMF दिया हुआ है। तो ये इस टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है, तो पहले इलेक्ट्रोड रिएक्शन निकालेंगे। क्या हो रहा है इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, क्लोरीन हमेशा एनोड पे होता है, क्यों, क्योंकि इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फॉर्म 2Cl माइनस, है ना, क्योंकि रिएक्शन भी ऐसी गिवन है, Cl2 से Cl माइनस अनआयन फॉर्म हो रहा है, तो अनआयन ये इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉर्म होगा, ये कंडीशन पे जो गिवन है उससे हमने निकाला। तो इसका मतलब ये क्या गिवन है, कैथोड रिएक्शन गिवन है। तो यहाँ से N की वैल्यू निकल गई, N इक्वल टू 2, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और गिवन भी है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके बाद में प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर। क्लोरीन का जो है HCl में से जो क्लोरीन निकल रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर, और ई नॉट की वैल्यू गिवन है 1.36 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि देखो Cl2 कितना है, 0 है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है 0, और ये -1 पे जा रहा है, 0 से ये किस पे जा रहा है, -1 पे। इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो इसको हम एज सच ले लेंगे। तो हमको इसमें से निकालना क्या है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल तो ऑफ सेल, और स्टैंडर्ड गिवन है। तो हमारे पास, याद करो फॉर्मूला हमने इसके पहले देखा था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.59 बाय एन लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक्वियस स्टेट में है और रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है, जिसका प्रेशर हमको पता है, तो वो हमको लेना है, इसीलिए ये फॉर्म न्यूमेरिकल लिया है मैंने। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.01 मोलर है, तो वो हमने यहाँ पे पुट किया, ट्वाइस है इसलिए पावर में 2 गया,
और रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में इसका एटमॉस्फेयर गिवन है 2.5 प्रेशर है इसका, तो वो लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में पहले हम यहाँ साइड में बाकी चीजों को मतलब ईएमएफ की वैल्यू पुट कर दी 0.059/2 log टू द बेस 10 टू द पावर -2 का पावर 4 हो जाएगा ये 2.5। साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं 10 टू द पावर -4 अपॉन 2.5 हो जाएगा, ओके। इसके बाद में -4 का इस साइड में आ जाएगा लॉग के, वो इस साइड में तो डायरेक्ट लिखा है मैंने -4 इंटू लॉग 1/2.5। 2.5 का लॉग का वैल्यू आता है 1 बाय है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा 0.397, ठीक है। लॉग ऑफ 2.5 इज 0.397, 1 बाय था इसलिए उसका माइनस साइन आ जाता है, ऊपर आता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू आती है 1.58, इसको यहीं 2 से डिवाइड कर लिया था, ठीक है, तो 0.0295 हो गया वो। इन दोनों को माइनस करने पे इसका वैल्यू आता है 1.33 इंटू इसको 1.58 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो योर आंसर इज 1.313 वोल्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप आपके हिसाब से कर सकते हो, उसको कितना सिंप्लीफाई करके कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैंने इस तरीके से बताया है, ओके। सो दिस इज द एक्स्ट्रा कंसेप्ट, ध्यान में रखो कभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसके मतलब जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा वो, देखो क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं, इफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम टाइप, इलेक्ट्रोड कैसा रहेगा, सेम टाइप का रहेगा, बट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच दे हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोड सेम है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो सकता है लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस कंसेप्ट को समझेंगे भी और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अगर कॉपर डिप्ड इन CuSO4 उसका कॉन्सेंट्रेशन हम C1 ले रहे हैं, एनोड को हमेशा C1 लो, एंड कॉपर सल्फेट डिप्ड इन C2 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अगेन सेकेंड जो इलेक्ट्रोड रहेगा गैल्वेनिक सेल का, दो ऐसे इलेक्ट्रोड है जिनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज डिफरेंट, ओके। तो कॉपर है इसलिए N की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि कॉपर सल्फेट है तो चार्ज कितना होता है कॉपर के ऊपर +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो N = 2। सो E सेल इक्वल टू जो हमारे पास पहले ही फॉर्मूला था RT/2F ln of C2/C1, ओके। ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, E सेल इक्वल टू E0 - 0.059/N log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये ln के फॉर्म में गिवन है, इसको मैंने कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिया है, ठीक है। दिस इज लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ln का फॉर्म तो हम वैसे भी यूज नहीं करेंगे, हम यूज ये वाला ही फॉर्म करने वाले हैं। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो जो कि कन्वर्टेड फैक्टर रहेगा तो जल्दी से सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन गिवन है हमारे पास फाइंड E सेल फॉर Ag डिप्ड इन Ag इलेक्ट्रोलाइट, दोनों भी देखो Ag है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज है 0.2 और 2.0 मोल, ठीक है। तो हम लोग एनोड को C1 ले लेंगे और कैथोड को C2, तो हमारे पास फॉर्मूला है E सेल इक्वल टू E0 - 0.059/N log टू द बेस 10 C1/C2। अब हमको पहले इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले दिस इज एनोड रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट दिस इज एनोड रिएक्शन एंड दिस इज कैथोड रिएक्शन। कहाँ से पता चला, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सिल्वर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अगेन सिल्वर आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो N की वैल्यू 1, राइट। Ag सॉलिड, ठीक है, वैसे की वैसे ही लिखेंगे, Ag प्लस आयन और Ag सॉलिड, ओके। अब Ag जो प्लस है ये किसका प्लस है, कैथोड का प्लस है ना, इसीलिए इसका 2 जो गिवन था राइट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेशन वो लेंगे हम कैथोड के लिए 2.0। एनोड यहाँ पे इसका आयन आया है इसलिए इसका 0.2, ओके, ये क्लियर रखना है। प्रोडक्ट साइड में क्या आ रहा है, इसका एनोड का और
रिएक्टेंट साइड में कैथोड का, राइट। और ये जो है सॉलिड स्टेट में उसका तो 1 मोल ही रहेगा, तो उसको कुछ लेना ही नहीं है। अब इसके बाद में ई नॉट सेल की वैल्यू इसकी 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो इसलिए उसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.059 बाय 1 लॉग टू द बेस 10, दोनों का Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन और Ag प्लस C1 बाय C2 मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दोनों की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। प्रोडक्ट का हमने लिया था 0.2 और रिएक्टेंट का 2। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और 0.2 का क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 और ये -1 ये इस साइड आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। लॉग के इस साइड अगर -1 आएगा और ये माइनस से माइनस माइनस कैंसिल, तो इंटू 1 ही बचेगा, तो 0.059 इंटू 1 इज 0.059 वोल्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सारे न्यूमेरिकल्स राइटिंग में प्रैक्टिस करो, स्टेप वाइज 1 बाय 1 हमको कैसे लेना है, हमको क्या सोचना है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है। इसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी।